हमने कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था एक एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, ठीक है। ये ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जो बिटवीन प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, सप्लायर्स, ये लोगों के बीच में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऐसे अग्रीमेंट्स जिनका एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होगा वो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स हैं, और वो अग्रीमेंट्स वॉइड हैं, ठीक है। तो एंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, अगर वो अग्रीमेंट्स करते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन या फिर कंट्रोल, इन सब चीज़ों को लेके अगर वो अग्रीमेंट्स करते हैं, तो अगर उनके अग्रीमेंट से अगर कॉज होता है या फिर कॉज होने वाला होता है, तो वो क्या होते हैं, मतलब अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, ये अग्रीमेंट्स होते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जैसे कि टाइप्स होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जब हम हॉरिजॉन्टल के 4 हमने पॉइंट्स देखे थे, तब उससे पहले हम एग्जाम्पल्स देख रहे थे। पहला कि अगर हल्दीराम ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अग्रीमेंट किया हो, ठीक है, एमपी के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बेचते हो उनके साथ अग्रीमेंट किया हो कि हल्दीराम के प्रोडक्ट्स के अलावा और कोई भी प्रोडक्ट आपके स्टोर पे, मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर इसकी प्राइसिंग आपने डिसाइड कर ली है कि इनडायरेक्टली हम इसको इतना ही प्राइस चार्ज करेंगे, या फिर हल्दीराम ने अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी कंट्रोल करने की कोशिश की है। और फोर्थ था एलोकेशन ऑफ एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। अगर ये सब करने की कोशिश करी है तो फिर वो सब क्या हो जाएंगे, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। और लास्ट बिड रिगिंग था कि अगर आप बिडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो, ठीक है। परचेज और सेल प्राइस को आप डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो, लिमिट या कंट्रोल कर रहे हो प्रोडक्शन को, और फिर बिड रिगिंग करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर एलोकेट कर रहे हो ज्योग्राफिकल एरिया। ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स। अब आते हैं बिड रिगिंग पे। बिड रिगिंग यानी, किसी ने पढ़ा बिडिंग? ठीक है, तो अगर बिडिंग पता है, तो अगर बिडिंग करते टाइम कुछ कंपनीज या फिर कुछ लोग आपस में सीक्रेटली या फिर ओपनली अग्रीमेंट्स कर लेते हैं, वो पार्ट होता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स का। लेकिन बिड रिगिंग के अलग ही पॉइंट्स उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कौन से वेज है जिससे आप कलोसिव बिडिंग अडॉप्ट करते हो, ठीक है। पहला है जब आप लोग डिसाइड करोगे कि आइडेंटिकल बिड्स देंगे, यानी कि हम सेम बिडिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा है जब आप कोई एक पर्सन को बोलोगे कि लोएस्ट बिड करना है, जो भी हो जाए, गवर्नमेंट का नुकसान है, जो टेंडर ला रहा है उसका नुकसान हो, हमें मतलब नहीं, हम सबसे लोएस्ट बिड करेंगे। फिर है कि नॉट टू बिड अगेंस्ट ईच अदर। ऐसे अग्रीमेंट्स अगर आप करोगे कि मैं तेरे अगेंस्ट, मैं तेरे खिलाफ कोई बिडिंग नहीं करूंगा, तुझे जो बिड करना है मैं तेरे अगेंस्ट नहीं, किसी और को हराने की कोशिश करूंगा। फिर कॉमन नॉर्म्स टू कैलकुलेट प्राइस टू और टर्म्स ऑफ बिड। आपने एक अग्रीमेंट कर लिया जिसमें आपने बिड में बैठने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कर ली कि यहाँ वाले में मत जाना, यहाँ वाले में जाएगा तो इतनी प्राइसिंग देना, या फिर कैलकुलेट कर ली कि यार ये काम 4 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन अपन ना बोल देते हैं कि 5 करोड़ में करके देंगे और 1 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अग्रीमेंट टू स्क्वीज आउट आउटसाइड बिडर्स, मतलब कि अगर 5 लोग हैं तो वो सोच रहे हैं कि ऐसी बिडिंग अपनी स्ट्रांग रखना कि और कोई तो बिड नहीं करे, सिर्फ अपन 5 में से कोई एक पर्सन जीते, ठीक है। फिर अग्रीमेंट डेजिग्नेटिंग बिड विनर्स इन एडवांस ऑन रोटेशनल बेसिस, जब हम डिसाइड कर ले रहे हैं कि नेक्स्ट टू जीतेगा, नेक्स्ट टू जीतेगा, नेक्स्ट टू जीतेगा, ठीक है। अग्रीमेंट हैज टू सबमिट द लोएस्ट बिड, अग्रीमेंट्स फॉर सबमिशन टू कवर द बिड्स, मतलब कि अगर इसका भी मीनिंग सिमिलर यही आएगा कि यार जो काम जिस रेट पे हो सकता है उस रेट पे ना करके, जैसे जो हमारा ये एलएनटी था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वॉरियर्स, ये सब हमारे लोग थे, इसमें से किसी एक पर्सन को हमने बोल दिया कि तू सबसे लोएस्ट बिड दे दे, हम सब तेरी हेल्प कर देंगे उसको बिजनेस करने में, भले तेरे पास उतने पैसे नहीं है पर हम सब कर देंगे, पर हम सब उसमें से फेम कमाएंगे, जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। बिजनेस आना चाहिए अपने पास, एलएनटी के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा। चलो,
अब हम आते हैं वर्टिकल अग्रीमेंट्स। ऐसे अग्रीमेंट्स हम देख रहे हैं, ये अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट इन अग्रीमेंट्स को अग्री नहीं करती है इन अग्रीमेंट्स पे। चलो इसमें कैसा है, एक देखो चार्ट फॉर्म सबके में से फ्लावर टाइप बना होगा बुक में। एक है टाई इन अग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट, रिफ्यूजल टू डील और रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ठीक है। हमने एक बार डिस्कस किया टाई इन अग्रीमेंट यानी नहीं, किसी को नहीं याद है, मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे दो दो। हाँ राइट राइट, यस यस यस। एक प्रोडक्ट लेने के लिए आप जाओगे तो आपको टाई कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब आप दूसरा प्रोडक्ट लोगे। अमेजोन में कई बार ऐसा होता है। देखो अमेजोन में मैंने एक बार अलेक्सा 8 कुछ ऑर्डर किया था, ठीक है। उसके साथ उन्होंने मुझे मैंडेटरी बोला था कि अगर एक्चुअली सिर्फ एलेक्सा 8 सब कुछ 8500 का आ रहा था। इफ़ यू वांटेड फॉर 8000, ठीक है, इफ़ यू वांटेड फॉर 8000 तो उसके साथ एक वो बल्ब मुझे कह रहे थे रियलमी का जो कलरफुल वाला होता है वो लेना पड़ेगा। अब बताओ ऑब्वियसली मैं क्या लूँगी 8000 का, भले वो मेरे बल्ब कोई काम का नहीं, अभी भी पड़ा हुआ है मेरे, कोई काम का नहीं है वो बल्ब, लाइटिंग बल्ब अलग अलग कलर्स की लाइट जलती है उसमें, पर मुझे क्योंकि वो कम रेट पे दे रहे थे, ठीक है, मुझे वो लेना पड़ रहा था। अब ये टाई एन अग्रीमेंट हो गया एक तरीके से कि ये प्रोडक्ट लेने के साथ आपको ये लेना ही पड़ेगा। इफ़ यू वांट एलेक्सा 8 एट 8000 तो आपको साथ में वो बल्ब लेना ही पड़ेगा, ठीक है। माय पॉइंट हियर इज कि ये अब अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली कंपटीशन में हार्म नहीं कर रहा है वो। एक्चुअली अमेजोन में तो डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स है ना, उसने अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए क्या किया, एक रेट कम कर दिया और साथ में एक रियलमी का वो दे दिया मार्केटिंग करने के लिए रियलमी की, वहां से उसको रियलमी से पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है। अब अगर ऐसे अग्रीमेंट से आपका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन होता है, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन मतलब ऐसा इफेक्ट, ऐसा प्रभाव ऑन कंपटीशन मार्केट में जो दिखने में आ जाए और जो गलत हो। एडवर्स मतलब रॉन्ग इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट जो नोटिस में आने लग जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे अग्रीमेंट से ऐसा कुछ होगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे, सीसीआई आपको पेनल्टी चार्ज करेगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो अपने में कैसा एग्जाम्पल है, पहला है टाई एन अग्रीमेंट includes any agreement requiring a purchaser of good as a condition of such purchase to purchase some other good। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, एक गुड लेने के लिए हमने कंडीशन लगा दी कि दूसरा गुड तो लेना ही पड़ेगा। इसमें एग्जाम्पल भी उन्होंने यही दिया है, सपोज ये गैस है, ये इसके नॉब्स हैं, भाई ये स्टोव लेना है तो आपको वो सिलेंडर, जो भी सिलेंडर जैसा भी होता है वो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टोव ले रहे हो तो सिलेंडर लेना पड़ेगा, साथ वाला पाइप भी लेना पड़ेगा। अरे हमें सिलेंडर यहाँ से नहीं लेना, हमें कहीं और से लेना है, ठीक है। या हम सिलेंडर लेने गए तो वो कह रहे हैं स्टोव भी लेना है। अरे घर में स्टोव रखा है, एक और स्टोव क्यों लेंगे। अब तुम्हें, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेंडर, अभी घर पे गैस नहीं है पर तुम्हें स्टोव भी लेना पड़ रहा है, तुम स्टोव का क्या करोगे। तो अगर ऐसे टाई एंड अग्रीमेंट्स लगा लिए तो फिर गलत है, ठीक है। अच्छा मैं तुम लोगों को एक केस अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पता है, ये केस एक्चुअली अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का है कि कोई पर्सन अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहा हो, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन डिटेल में क्या होता है, इसके बाद ही है वो। पर माइक्रोसॉफ्ट के केस में टाई एन अग्रीमेंट था। कैसे था कि माइक्रोसॉफ्ट जब वो कंपनी कंप्यूटर्स लेके आई थी, ठीक है, कंप्यूटर 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 वॉज वेरी न्यू थिंग ना सबके लिए, तो एवरीबडी वॉज एक्साइटेड कि हमें ये लेना है लेना है लेना है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि मेरी डिमांड बहुत बढ़ रही है मेरे कंप्यूटर्स की, हर मिडिल क्लास फैमिली भी उस टाइम सोच रही थी कि यार कंप्यूटर लेना है, ये सब 1980 या 1980s की बात है, ठीक है। सब सोच रहे थे हमें भी कंप्यूटर लेना है, हमें भी कंप्यूटर लेना है। तो इसने क्या किया, कंप्यूटर के साथ बोल दिया MP3 प्लस MP4 स्पीकर्स आते हैं वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। विद दिस PC
क्योंकि उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई ये नहीं दे रहा था, ठीक है। तब तक इतनी उसकी डोमिनेंट पोजीशन थी कि कोई उसकी स्ट्रैटेजीज, उसका इस चीज़ का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोई समझ नहीं पाया था कि और भी लोग कंप्यूटर उस टाइम बना सके। तो जब उसकी एक पोजीशन थी कि मार्केट में और कोई नहीं था इस चीज़ को, और कंप्यूटर वॉज द वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखें क्या है, सीखें क्या है, एक तो ये हो गया। फिर उसके यूजर्स इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी वो भी बाय कर रहे थे। तो एक तो इंटरेस्ट के लिए, एक तो नीड के लिए, फिर एक शो ऑफ के लिए, सब टाइप के लोग कंप्यूटर लेने की इच्छा रख रहे थे। तो अब उसके साथ वो MP3 MP4 स्पीकर ज़बरदस्ती जोड़ के बेच रहे थे कि अगर आपको ये पीसी चाहिए ना तो ये तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लोग ले भी रहे थे, पर किसी ने CCI को कंप्लेन कर दी थी मार्केट में कि ये टाई एन अग्रीमेंट या टाई एन अरेंजमेंट वाला फॉर्मेट है। CCI ने देखा तो इसने नोटिस किया ऑफ कोर्स कि ये वाला तो है ही टाई एन अरेंजमेंट, प्लस अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन भी है। फिर इस पे हैवी पेनाल्टी चार्ज हुई थी, ठीक है। लैक्स में पेनाल्टी, करोड़ में, डिपेंड करता है CCI पे, फिक्स नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ों के लिए फिक्स है, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर आपने बहुत एक्सट्रीमली टर्नओवर कमा लिया है, या एसेट्स आपके बहुत ज़्यादा रेटेड हैं, तो फिक्स है पेनाल्टी कि इतनी तो चार्ज होगी, वो मिनिमम मैक्सिमम जो हम हर जगह देखते हैं। फिर CCI पे डिपेंड करता है उसको कितनी पेनाल्टी चार्ज करनी है, ठीक है। ये हो गया टाई इन अग्रीमेंट। तो मैं बोल रही हूँ ना, वो गलत नहीं है। वो मैंने सबसे पहले ही बोला, उससे एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन नहीं हो रहा है। पर अगर ऐसा एडवर्स इफेक्ट, अब बताओ, माइक्रोसॉफ्ट वॉज द ओनली कंपनी जो कंप्यूटर बना रही थी, हर टाइप के लोग कंप्यूटर ले रहे थे। मैंने ये भी स्पेसिफिकली बोला, मिडिल क्लास के लोग भी ले रहे थे कि कंप्यूटर तो एक होना ही चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों के लिए अगर ये उस टाइम कंप्यूटर, आई डोंट नो कितने का था, फॉर एग्जाम्पल वो टाइम पे 1000 भी बहुत होता था, ठीक है। आज की डेट में 20,000 तक का तो मान लो इसको, ठीक है। तो अगर वो कंप्यूटर 1000 रुपीज़ का था वो टाइम पे, ठीक है, और तुम साथ में स्पीकर्स भी अटैच करने बोल रहे हो, जो कि तुम और 500 या 800 रुपीज़ ऐड ऑन करने के, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत है। और ऐड ऑन करना, भाई हमारी नीड कंप्यूटर, हमें स्पीकर्स नहीं बजाने अपने घर में, स्पीकर हमारी नेसेसिटी में आएगा ही नहीं। कंप्यूटर हमारी नीड है, हमें अपने बच्चों को सिखाना है, हमें पता है टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमें पता है इससे आगे जाके और क्या क्या आएगा, तो हमारे लिए कभी वो नीड है ही नहीं। स्पीकर्स नहीं हो सकते वो टाइम पे, तो बिल्कुल ही नहीं। स्पीकर्स आज भी सिर्फ शौक है, किसी की नीड है क्या? स्पीकर नहीं हुआ तो जी नहीं पाएगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कंप्यूटर लगेगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं, हमने ऐसे स्क्रीन में नहीं पढ़ा। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि तुम लोग सब स्क्रीन पे देख रहे हो, वॉट एवर आई एम राइटिंग। तब यहाँ खड़े होकर चिक चिक के पढ़ाते थे, ये माइक्स भी नहीं थे। तो जो स्पीकर, जो साउंड वाले स्पीकर होते हैं, MP3 MP4 स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था, वो स्पीकर्स किसी की नीड नहीं, वो जबरदस्ती पैसे चार्ज करते उस चीज के लिए, इससे एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, ठीक है। तब गलत है। इनने इस चीज से कितना पैसा कमा लिया होगा। हाँ, तो CCI यही है, एक टॉपिक है, देयर इज इन टॉपिक कि CCI का जुरिस्डिक्शन हमने पढ़ा था, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो CCI का जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया भी जाता है। एक और एग्जांपल, तुम लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हो देखो, वही बता रही हूँ, वही एप्पल का एग्जांपल आ रही हूँ। देखो, एप्पल है और सैमसंग है, सेम एग्जाम्पल्स, ठीक है। एप्पल सैमसंग इंडिया में बहुत चलते हैं, ठीक है। CCI ने, मतलब कंपटीशन एक्ट में देयर इज दिस सेक्शन कि CCI का जुरिस्डिक्शन, कंपटीशन कमीशन जुरिस्डिक्शन सबको पता है ना, ठीक है। इसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता है आउट ऑफ इंडिया एज वेल, व्हेन दे आर 6 पॉइंट्स। हम वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जब अगर कंपटीशन में कोई भी बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में अफेक्ट कर रही है, बाहर का आदमी, बाहर की कंपनी, बाहर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर एनी पर्सन who is affecting, having appreciable adverse effect on competition in India, तो CCI का jurisdiction बाहर तक जाता है। अभी इसको ऐसे समझ लो, एप्पल और सैमसंग मर्ज हो जाएं, ठीक है, एप्पल सैमसंग को अक्वायर कर ले, अफेक्ट होगा हमारा इंडिया का मार्केट, एक्सट्रीमली अफेक्ट होगा, एक्सट्रीमली। तो हमारी इकोनॉमी में कितना फर्क आएगा उस चीज से,
लोग पागल हो जाएंगे खरीदने के लिए, या फिर रेट्स कितने गिर जाएंगे हमारी इकोनॉमी में। तो उस टाइम पे सीसीआई को नोटिस, इन एक्चुअली जब आपको ये सब करना होता है ना, तो आपको सीसीआई को नोटिस देना होता है। तब सीसीआई इधर पे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि हमारी भाई इंडिया में का तुम्हारे प्रोडक्ट्स हम इंडिया में बेचेंगे ही नहीं, रखो। एप्पल सैमसंग का भी नुकसान है, बंद करवा देगा वो, जैसे चाइना वगैरह बंद करा दिया। अगर तुम्हारा मार्केट चाइना के आइटम से बहुत फर्क पड़ रहा था हमारे कंपटीशन में, चाइना की आइटम्स इतने सस्ते मिलते हैं, इतने सस्ते, अभी भी ब्लैक में आ रहे हैं इतना कुछ होने के बाद, और पकड़ रही है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये सब आएगा ना, तब हम सब पढ़ेंगे वो सारे केसेस। तो अगर इंडिया में, अगर कंपटीशन में या इंडिया की मार्केट में अफेक्ट होगा, जबकि हमारे लिए बेनिफिट है चाइना आइटम्स, कुछ हद तक, कुछ हद तक बेनिफिट है, सेहत के लिए नहीं, हाँ ऑब्वियसली, और हमारे सेलर्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी कुछ हद तक बेनिफिट है। उनका प्लास्टिक या उनका मटेरियल ऑब्वियसली उतने हाई लेवल का क्वालिटी नहीं है। चाहे हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स अगर चाइना से आने लग जाए तो हमारे लिए नहीं है, हमारी स्किन के लिए वो सही, ज्यादा नहीं टिक पाएगा एक्चुअली। तो हमें हमारे मार्केट में अगर फर्क हो, वो हमारे प्रोडक्ट, और सैमसंग और एप्पल को बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि इंडिया में उसकी इतनी सेल है। तो वो ये सब सोच समझ के ही करेगा, वो भी सीसीआई से डरते हैं, ठीक है। यार अब वो डोमिनेंट पोजीशन, मतलब उसने वो डिफेंड, अपने डिफेंस में वो सब बोला है। दैट इज लग्जरी। आज की डेट में इतनी कार्स हैं, हम सबके ड्रीम कार्स ऐसी ही टाइप की हैं, पर आई डोंट थिंक सो वो 58 lakhs वाली कार, मतलब जबलपुर में तुम चला भी नहीं सकते, ठीक है। अब हमारी ड्रीम कार्स हैं जो शायद 1-1 करोड़, मैं तो मैक्स बोल रही, 60-80 lakhs की कार्स आती हैं जो मुझे भी पसंद है, वो भी इतने की ही आती हैं। पर माई पॉइंट इज कि वो, मतलब मेरे फादर मुझे कहते हैं कि ये कार भी वही काम कर रही है ना, तुम्हें क्लास जाना है, तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम्हें ट्रैवल करना है, काम तो ये भी आ रही है, तो वाई डू हैव टू पे सो मच, बट दैट इज लग्जरी, दैट इज शौक, कि मेरे को होना है ऐसी कार, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, टाइन, ये हो गया टाइन अग्रीमेंट, सबको अच्छे समझ। अब देखो एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, ठीक है, इंक्लूड एनी अग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर फॉर अक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग इन एनी गुड्स अदर देन दोज ऑफ सेलर और एनी अदर पर्सन। बहुत सारा मैंने इंग्लिश में रीड कर दिया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सप्लाई वर्ड हो रहा है, देखो इधर पे क्या लिखा है, एक्सक्लूसिव सप्लाई, यहाँ पे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ आर सिमिलर, बस सप्लाई के टाइम पे बात हो रही है, जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि आपने सेलर के साथ ऐसा अग्रीमेंट कर लिया, हाँ, सेलर के साथ अग्रीमेंट कर लिया कि हल्दीराम के गुड्स ही बेचोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं बेचोगे, ये है एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, ठीक है। कि दालूराम पता है, जबलपुर में ही तो है, इतने हाई लेवल का नहीं है ये भी एक ब्रांड ही है, पर इतने हाई लेवल का नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्या है कि अगर दालूराम को बोल दिया, दालूराम के भी चिप्स आते हैं, ठीक है, सदर में जितने 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 ये किराने शॉप्स हैं उनके साथ उसने अग्रीमेंट कर लिया, जैसे एक पर्सन इसके पास गया, भाई तुम्हारे एक्चुअली इनके इनके वेफर्स बहुत टेस्टी हैं जो इनके पैकेट्स हैं, ठीक है, भाई तुम्हारे बहुत सुन रहा हूँ, लोग आके शॉप में पूछ रहे हैं कि दालूराम की चिप्स है क्या, दालू तो एक काम कर, मुझे लॉट में खूब सारा सप्लाई कर दे, ठीक है, ऐसे 3-4 कार्टन, तो मैं अपनी दुकान में बेचूंगा इसको, ठीक है, तो मुझे रेट बता दे कितने में देना है। दालूराम ने दिमाग लगाया कि ठीक है, तुमसे बहुत लोग मांग रहे हैं ना अग्रीमेंट, उसने सोचा मेरी सेल बढ़ जाएगी, मेरी दुकान की सेल बढ़ जाएगी अगर मैं दालूराम के प्रोडक्ट्स रख लूंगा, बोला अग्रीमेंट कर लेते हैं अपन। भाई कैसा अग्रीमेंट, भाई तू सिर्फ दालूराम के चिप्स रख, हल्दीराम, बालाजी, लेज, कुरकुरे सब कुछ भी मत रख, ठीक है। अब ये सोच रहा है कि यार मेरे पास ना रोज कम से कम 10-15 लोग तो आते हैं दालूराम की, तो सेल तो हो जाएगी, ठीक है चलो। अब दालूराम इसने इससे भी कर लिया, आजू बाजू वाले के भी अग्रीमेंट्स हो गए दालूराम से ही, ठीक है, कि सब क्या कर रहे हैं, दालूराम की चिप्स रख रहे हैं।
ये पर्सन ने तो कर लिया, हम कंज्यूमर्स को सिर्फ क्या मिल रहा है, दालूराम। तुम लोगों को तो पता भी नहीं, तुम लोग शायद खरीदोगे भी नहीं, ठीक है। उसके बाद खा के भी नहीं देखे तो पता भी नहीं है। उसके बाद इन दोनों के लिए कंपटीशन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ये दालूराम का अग्रीमेंट इतना ज़्यादा हो जाए कि अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होने लग जाए कंपटीशन में, तो फिर ये अग्रीमेंट गलत है, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से ही सोचना, ये मत सोचना कि ऐसे अग्रीमेंट्स होते तो हैं मैम, कैसी बातें कर रही हैं। होता है कि एक शॉप पे सारे प्रोडक्ट्स टाइप नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो फिर वो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं ला रहे, ठीक है। अगर लाओगे तो गलत है। प्रोडक्शन कर रहे हो उनके हिसाब से देखेंगे तो उनको तो कहीं जब उनने नया चीज कुछ मतलब नई लाया है तो उनको तो अग्रीमेंट करने पड़ेंगे कि आप हमारा रखो, तभी तो लोगों को दिखेगा। तो कुछ हद तक ठीक है ना। ऐसे मत करो कि यार अब जो नए प्रोडक्शंस ला रहे हैं वो अग्रीमेंट तो कर लेंगे, उनको थोड़ी हार्म हो रहा है, वो पुराने लोगों को हार्म हो रहा है, या फिर नए लोग एंटर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पुराने लोगों ने अग्रीमेंट कर रखा है। मेन तो ऐसा है कि पुराने लोगों ने कर रखा है तो नए एंटर नहीं हो पा रहे हैं। नहीं करो, हाँ, तुम्हें अगर अपनी सेल बढ़ानी तो तुम रीजनेबल टर्म्स एंड कंडीशंस रखो, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस मत रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है, ठीक है। क्लियरली एक्सप्लेन किया, इसलिए उन्होंने दो अलग अलग वर्ड्स दे दिए, सप्लाई और भाई सेल में भी अलग और डिस्ट्रीब्यूटर में और अलग, ठीक है। तो इंक्लूड एनी अग्रीमेंट लिमिट रिस्ट्रिक्ट विथ होल्ड आउटपुट और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एनी एरिया मार्केट फॉर डिस्पोजल और सेल ऑफ गुड्स। भाई अगर मेरे से तुम्हें प्रोडक्ट्स लेना है ना, तो तू एक काम कर, एमपी के अलावा कोई और स्टेट में नहीं जाना, ऐसे, ठीक है। ऐसे अग्रीमेंट सप्लाई सेल टिपिकल, और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल जो होलसेल के ऊपर होता है, जो जो खूब सारे ब्रांड्स रखता है और फिर होलसेलर को देता है, प्रोड्यूसर देन डिस्ट्रीब्यूटर देन होलसेलर रिटेलर, है ना। हाँ एजेंसीज, हाँ, और एजेंसी टाइप्स इज द राइट एग्जाम्पल कि अगर दवाइयों की मेडिसिन की एजेंसी होती हैं तो वो लोग बोलेंगे कि यार अब सर दर्द की तो यार क्रोसिन भी है, कॉम्बीफ्लिम भी है, तो बोलेंगे सिर्फ कॉम्बीफ्लिम ही क्यों क्यों नहीं बेच सकता वो, क्रोसिन भी सबकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रख सकता है। पर आप अगर ऐसे अग्रीमेंट्स कर लोगे तो जब उसके अब जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा भाई मेरे पास तो सिर्फ क्रोसिन का ही है, अब वो कॉम्बीफ्लिम के लिए कहीं और भटकेगा, ठीक है। मार्केट में उसके पास तो अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है ना। चलो, रिफ्यूजल टू डील, ठीक है। रिफ्यूजल टू डील तुम लोग को क्या लग रहा है क्या होगा, हो सकता है डील नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, तो उसमें कंडीशन लगा दो, मेरे साथ डील करनी है ना तो ऐसा करना पड़ेगा, मेरे साथ डील करनी है ना तो वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूड एनी अग्रीमेंट, वही सब लिखा है हर जगह, विच रिस्ट्रिक्ट्स लिमिट्स विथ होल्ड, वही वर्ड्स, ठीक है। विच रिस्ट्रिक्ट्स और लाइकली टू रिस्ट्रिक्ट एनी मेथड द पर्सन क्लासेस ऑफ टू whom goods are sold from whom goods are bought, ठीक है। इसमें है ना एग्जाम्पल फ्रेंचाइजी का दिया हुआ है कि आप जैसे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है, तो इसमें एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि अगर एक पर्सन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली है तो वो विद इन अग्रीमेंट में ऐसी टर्म है कि अगर एक पर्सन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली तो विद इन 5 किलोमीटर वो दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता। पर अगर तुम लोग कभी बाहर गए होगे, या अपना मॉल में ही ले लो सपोज, अपने मॉल में इस साइड लेफ्ट साइड डोमिनोज है, इस साइड केवाईसी है, ठीक है। अब जिसका मॉल है, क्या बोला मैंने, केवाईसी लिख दिया, तुम लोगों को केवाईसी पता है, नो योर KFC, सॉरी, देखा मैं कितनी इंडल्ज रहती हूँ इन ऑल दिस कि मैं, ठीक है। जिसने डोमिनोज के लिए, क्या वो केवाईसी की फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता क्या, KFC की, हाँ, नहीं नहीं धोखे से निकल रहा है, KFC की फ्रेंचाइजी नहीं ले सकता क्या, ले सकता है ना। तो वो ही रिफ्यूजल टू डील में बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स तक ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाना गलत है। तुम्हारा भी वो सेल करेगा, अपना भी, क्योंकि एनी विच वे फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट में ये टर्म्स होते हैं कि तुम्हें इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा टू द ओनर, ठीक है। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस वेरी इजी, इसमें ना एक एक्सेप्शन है सिर्फ इसमें,
रीसेल प्राइस मेंटेनेंस यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, मैन्युफैक्चर स्पेशली, उसमें वो डिसाइड कर ले रहे हैं कि इसकी प्राइस तुम जब बेचोगे तो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पर अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में, पहली बात तो डिसाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आपने 10 रुपए का पैकेट बनाया, उसके ऊपर है उसको कितने में बेचना है, ठीक है। पहली बात तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। पर अगर आप डिसाइड कर रहे हो और अगर बोल रहे हो कि ये 10 रुपए की चीज़ है, इसको तुम 8 रुपए में बेच सकते हो या 8 ही में बेचो, तो चलेगा, क्योंकि ऑफकोर्स कंज्यूमर्स का बेनिफिट हो रहा है। लोअर प्राइस पे चलेगा तो ऐसी टर्म चलेगी, लोअर प्राइस पे बेचने जाओगे तो ऐसी टर्म चलेगी। Any agreement to sell goods on a condition that the price to be charged on the resale by the purchaser shall be prices stipulated by the seller। मतलब बेचने वाले ने डिसाइड किया कि क्या प्राइस पे बेचना है, ठीक है, जब रीसेल होगा। अनलेस इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट द प्राइस लोअर देन दोज प्राइसेस मे बी चार्ज। ये जो अनलेस है ना, दिस इज एन एक्सेप्शन। ये वाले जो है ना, ये जो पैकेजिंग वाले गुड्स, पैक्ड गुड्स, इसमें कैसा होता है कि इसमें जब पैकिंग होती है, उसका एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है हमको, उसमें डिफाइंड होता है कि आपको क्या क्या पैकेजिंग में भाई इतनी क्वांटिटी की चीज़ इतने में बेचो। ये सब गवर्नमेंट ने इन सब के रिगार्डिंग रूल्स बना रखे हैं, ठीक है। जब वो, अब ऑब्वियसली जब वो उससे खरीद रहा होगा तो कम में ही खरीदेगा, तो लॉट में खरीदेगा, 8 रुपए का पैकेट मिलेगा उसको, तो वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो रही है। इन जनरल अगर कोई शूज़ बनाता है, अब शूज़ में तो टैग नहीं होते, है ना, तो शूज़ बनाने से इसको कवर करो। कपड़ों में टैग्स नहीं होते, ब्रांड्स बना के भेजते हैं, पर जो हमारे नॉर्मल कपड़े हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप ऐसे अग्रीमेंट्स कर रहे हो कि मैं ना कपड़े बना के देता हूँ, इसको ना जब रीसेल करने जाओगे तो 1000 में बेचना, 1200 में बेचना, जानबूझ के बढ़ा बढ़ा के प्राइस दे रहे हो। अगर तुम कम का बोलोगे तो चलेगा, पर तुम डिसाइड मत करो कि मुझे कितने में बेचना है इस चीज़ को। ऐसे अग्रीमेंट्स गलत, तुम किसी को बिजनेस करने से मत रोको। एडवर्स इफेक्ट होगा तो खराब, गलत है। पहली बात तो वो बहुत लोअर प्राइस क्यों बोलेगा, थोड़ी बहुत, हाँ, अपना नुकसान, अपने प्रोडक्ट का मार्केट बनाने के लिए अगर वो एडवर्स इफेक्ट होगा तो बोलेगा। जियो ने भी बहुत चीजें बहुत सस्ती लेके आई हैं, पर अगर एडवर्स इफेक्ट आएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो अग्रीमेंट्स आपके कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेड, नीचे पैराग्राफ देख लिखा है, ये नॉर्मल बस एक बात बताई हुई है उन लोगों ने कि भाई हमने देखा टाइन अरेंजमेंट, सप्लाई, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू डील, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में आप ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे हो जिसमें आप सामने वाले को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ करने से रोक रहे हो, है ना। तो अगर आप कॉपीराइट, पेटेंट या फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये जो एक्ट्स है ना, इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हो तो चलेगा, ठीक है। तब वो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स नहीं है। ऑफ कोर्स आप किसी के कॉपीराइट को यूज़ कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग वो आपको अगर कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस देता है कि इस चीज़ को इतने में मार्केट में बेचना, या इस चीज़ पे इसको आगे मत फॉरवर्ड करना, और वो कॉपीराइट एक्ट्स के टर्म्स रहती ही हैं। अगर मैं तुम्हें अपना ट्रेडमार्क, अपना ब्रांड नेम यूज़ करने दे रही हूँ तो मैं ये टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकती हूँ। हम्म। तो वो ये नहीं बोल सकता कि केएफसी के बाहर डोमिनोज का लगा दो। केएफसी के बाहर ऐसा टर्म कंडीशंस वो बोल सकता है। मैं फ्रेंचाइजी हूँ, मेरे पास डोमिनोज की फ्रेंचाइजी, मैं डोमिनोज की ओनर हूँ, मैं तुम्हें फ्रेंचाइजी बेची, तो अब तुम्हारे पास राइट है कि तुम और भी लोगों की कंपनीज की फ्रेंचाइजी खरीद सकती हो, ठीक है। तो मुझे ये, मतलब मैं मार्केटिंग स्किल्स में तुमको ये नहीं बोलूँगी कि यार एक काम करो, अगर तुम्हें डोमिनोज की फ्रेंचाइजी रखनी है, जो तुम केएफसी का खोलोगे ना उसके बाद डोमिनोज का भी बोर्ड लगा दो, ब्रांड नेम, मेरी ब्रांडिंग करो, ठीक है, वो तुम्हारा चॉइस है। लेकिन अगर तुमने अगर लगा दिया तो मैं तुम्हें रोक ज़रूर सकती हूँ कि यार मेरे ब्रांड को ऐसे मत यूज़ करो, ठीक है। या डोमिनोज के प्रोडक्ट तुम वहाँ के एफसी में बेचने लग जाओ, जो चीज़ अब वहाँ पे वो वाली चोकोलावा केक और ये सब नहीं मिलता, तुम चल 2-4 रख दो, क्या है वहाँ से ले रहे हैं, यहीं से ले लेंगे लोग, बहुत भीड़ है आज यहाँ। तो ये सब के लिए मैं तुम्हें रोक सकती हूँ ना, क्योंकि हमारा फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट हुआ है बेसिस ऑल दीज एक्ट्स, ठीक है।
डिज़ाइन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ये जो पैकेजिंग गुड्स की बात कर रहे हो, ट्रेड एंड मर्केंडाइज, ये वो सेल अग्रीमेंट्स ही होते हैं, उसमें लिखा है और ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है। अच्छा, जब एक्सपोर्ट करते हैं ना हम, एक्सपोर्ट, तभी भी हमको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती फॉर ऑल दीज एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि एक्सपोर्ट से तो इकोनॉमी का वैसे भी फायदा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो इस पैराग्राफ में है। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई चीज़ बाहर और बाहर के साथ अग्रीमेंट कर ले रहे हो एक्सक्लूसिव सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको कस्टम्स लगते हैं ना। वहाँ एक्ट नहीं है ना, मतलब इंडियन एक्ट है ना, कंपटीशन एक्ट, वो वहाँ के लॉज फॉलो करो, तो वहाँ उनको चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा, उनका एडवर्स इफेक्ट हो तो आप इंडिया की मार्केट से पहले, उनके अगर होगा तो वो बोल सकते, तो हमें एग्री करना पड़ेगा, उनका जुरिडिक्शन कवर करेगा तो। इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया की गवर्नमेंट को बाहर की गवर्नमेंट से, बाहर के मार्केट से कोई मतलब, इतने सभ्यता इंडिया की, तो वो पकड़ेंगे ना वो लोग उसको, वहाँ वाली इंडिया, यहाँ वाली इंडिया को, इंडिया में जो अफेक्ट हो रहा है उससे मतलब है, इंडिया के कंपटीशन में जो नुकसान करेगा। और ये जो तुम बेइज्जती वाली बात बोल रही हो ना कि इंडिया की बेइज्जती होगी, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में, और वहाँ जो भी उस पर केस करेगा तब, गवर्नमेंट बैठे बैठे आज तक किसको पकड़ी है, बाहर जाके कितने क्राइम्स किए होंगे इंडियंस ने, गवर्नमेंट ने किसको पकड़ा है कि ओ तुमने ना अब्रॉड जाके क्राइम किया था, चलो जेल चलो, अनटिल अनलेस अब्रॉड वाले ने नहीं बोला एक्चुअली। पॉइंट बोलिए वो, हाँ, जो करके वो बाहर भाग गए। चलो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करो ये बॉक्स। हमने देखे दो टाइप्स होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जब पूछे व्हाट इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, सीधा सीधा डिफाइन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव, तो ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट एक्सप्लेन किया है, वही जो हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, कि हैविंग एडवर्स अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के पॉइंट्स थे अलग अलग थे, ऊपर 4 थे फिर 5-6 थे, वो पूरे एक साथ हैं। देखो, अग्रीमेंट टू लिमिट प्रोडक्शन और सप्लाई, एलोकेट द मार्केट, फिक्स प्राइसिंग, कलरसिव बिडिंग, टाइन अरेंजमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, रिफ्यूजल टू डील। रिवीजन दे दिया उनने नीचे, ठीक है। पूरा एक बार रीड करके इसको लर्न कर लेना, क्योंकि इन सब के एक्सप्लेनेशंस ऊपर है ना, यही लिखना है आंसर, व्हाट इज एन एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। तो ज्यादा मार्क्स है तो ये अग्रीमेंट टू लिमिट प्रोडक्शंस और इन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे रिफ्यूजल टू डील और ये सब एक्सप्लेन किया है, ओनर्स टू प्रूफ वाली लाइन लिख देनी है कि इसमें, अच्छा वर्टिकल वाले में ओनर्स टू प्रूफ, इसमें पता नहीं कहाँ लिखा है, प्रोसिक्यूटर, ये रहा, ये जो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है ना उसके नीचे है, देखो, द अग्रीमेंट शैल बी जज्ड बाय द रूल ऑफ रीजन एंड द ओनस लाइज ऑन प्रोसिक्यूटर टू प्रूव। चालू है, चलो स्क्रीन चली गई ना, दिखा तुम लोग को पैराग्राफ जहां मैं मार्क कर रही थी, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस के नीचे एनी स्टिपुलेशन कर दूं।